मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में अपन पढ़ रहे थे। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में हमने आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर देखा था। उसमें थोड़ा सा उसमें ड्रॉबैक्स था, क्योंकि उसके ड्रॉबैक्स जो जब तक नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ने में आपको समझ नहीं आएगा। ये एम्पलीफायर 1 हो गया। ये आपका आरसी सर्किट है, क्योंकि रजिस्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ही यूज़ हो रहा है, समझो। फिर उसके ये मतलब कपलिंग डिवाइस है। फिर ये एम्पलीफायर 2 है। सिंपल यहाँ पे 2 एम्पलीफायर को लेकर मैं इसी ब्लॉक के फॉर्म में शो किया हूँ। तो होता क्या है कि फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में लोड जो यूज़ किए थे अपन, कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस आरसी यूज़ किए थे। ये कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस आरसी जो होता है जनरली हाई वैल्यू का कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस होता है। चूँकि एम्पलीफायर स्टेजेस को हम कपल करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कपलिंग डिवाइस के रूप में हम किसका यूज़ किए हैं, कैपेसिटर को यूज़ किए हैं। और यूज्ड जो कैपेसिटर है वो कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में अपीयर हो जाता है, जिससे कंप्लीट जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, आपका आरसी सर्किट हो जाता है। इस कारण इस एम्पलीफायर को हम आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक है। जनरली लोड जो यूज़ होता है वो कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस होता है, और वो जो कलेक्टर जो लोड रेजिस्टेंस होता है उसको प्रॉपर कपलिंग मतलब कैपेसिटर जैसे कपलिंग डिवाइसेस के साथ में हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज के इनपुट के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के किससे जोड़ते हैं हम, इनपुट। सेकेंड जो स्टेज मतलब अनदर स्टेज जो होता है वो भी एक ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर होता है, और उस ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर का जो इनपुट जो इम्पिडेंस होता है, इनपुट इम्पिडेंस जो होता है वो क्या होता है, इनपुट इम्पिडेंस की वैल्यू लो होता है। तो हाई वैल्यू का कलेक्टर रेजिस्टेंस, इस हाई वैल्यू के कलेक्टर रेजिस्टेंस को हम अनदर स्टेज के हम इनपुट से कनेक्ट कर रहे हैं, और अनदर स्टेज का जो इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, लो होता है। तो फर्स्ट स्टेज है उसको हम अनदर स्टेज के साथ प्रॉपर कपलिंग डिवाइस का यूज करके कनेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेज का रेजिस्टेंस है, लोड है, उसकी वैल्यू हाई होता है, बट अनदर स्टेज का इनपुट इम्पीडेंस जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। तो नेक्स्ट स्टेज का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो प्रीवियस स्टेज के इफेक्टिव लोड की वैल्यू को क्या कर देता है, रिड्यूस्ड कर देता है। तो ये इसका आउटपुट इसके इनपुट से जुड़ रहा है, इसका इनपुट इम्पीडेंस है वो लो है, इस लो इनपुट इम्पीडेंस वाले को इस हाई आउटपुट इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हाई आउटपुट इम्पीडेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो रिजल्टिंग जो इफेक्टिव जो इम्पीडेंस जो होता है, इफेक्टिव जो इम्पीडेंस होता है, इफेक्टिव जो लोड इम्पीडेंस, इफेक्टिव लोड इम्पीडेंस की इफेक्टिव लोड इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इफेक्टिव लोड इम्पीडेंस की वैल्यू लो, इफेक्टिव लोड इम्पीडेंस की वैल्यू लो होने के कारण उस लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज, उसके क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज, डेवलप्ड आउटपुट जो वोल्टेज है, डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होता है, लो। डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू लो होने से क्या होता है, उसकी वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, वोल्टेज गेन है वो लो, वोल्टेज गेन लो एज वेल एज पावर गेन भी क्या हो जाता है, पावर गेन भी क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो अगर आपको वोल्टेज गेन को अगर इंक्रीज करना है या फिर आपको पावर गेन को अगर इंक्रीज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कैपेसिटी कपलिंग को रिप्लेस करके सूटेबल अनदर कपलिंग डिवाइस यूज करना पड़ेगा, जिससे प्रीवियस स्टेज का इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस हो क्या मेंटेन रहे, हाई मेंटेन रहे। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट स्टेज का लोड इम्पीडेंस की वैल्यू अनदर स्टेज के लो इनपुट इम्पीडेंस के वजह से क्या हो रहा है, उसकी इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब ये आपका सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर है,
इस सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर का इनपुट इम्पीडेंस क्या है, लो, तो ये लो इनपुट इम्पीडेंस है, वो इस एम्पलीफायर स्टेज के इफेक्टिव लोड की वैल्यू को क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो प्रीवियस स्टेज की इफेक्टिव लोड है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होने से इसके क्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू है वो लो हो रहा है। डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू लो होने से उसके वोल्टेज गेन लो हो रहा है। वोल्टेज गेन लो होने के साथ साथ उसकी पावर गेन की वैल्यू भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्लियर हुआ। तो इस कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट की अगर आपको वोल्टेज गेन इंक्रीज करना है या फिर अगर आपको पावर गेन की वैल्यू इंक्रीज करना है तो सूटेबल कपलिंग डिवाइस का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे प्रीवियस स्टेज की इफेक्टिव लोड की वैल्यू है वो रिड्यूस ना हो करके हाई मेंटेन रहे। क्लियर हुआ। तो प्रीवियस स्टेज की इफेक्टिव लोड की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटी कपलिंग को रिमूव करके हम उसमें ट्रांसफार्मर कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। ट्रांसफार्मर कपलिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग के अंतर्गत एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो वो जो ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है, एक स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज के आउटपुट जो रहता है उसको अनदर स्टेज के लो इनपुट इम्पीडेंस के साथ क्या करता है, परफेक्टली मैचिंग प्रोवाइड करता है। परफेक्टली मैचिंग प्रोवाइड होने से क्या होता है, सेकेंड स्टेज का लो इनपुट इम्पीडेंस है वो प्रीवियस स्टेज की इफेक्टिव लोड की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करता, जिससे प्रीवियस स्टेज की वोल्टेज गेन है वो हाई होता है। वोल्टेज गेन हाई होने के साथ साथ उसकी पावर गेन की वैल्यू भी क्या मिलता है, हाई मिलता है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो यही है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, वह मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है जिसमें एम्पलीफायर स्टेजेस को कनेक्ट करने के लिए, कपल करने के लिए हम ट्रांसफार्मर जैसे डिवाइस का यूज़ करते हैं, जिससे हम एक एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट सिग्नल को हम अनदर एम्पलीफायर स्टेज में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक एम्पलीफायर के आउटपुट सिग्नल को अनदर स्टेज एम्पलीफायर में ट्रांसफर करने के लिए हम ट्रांसफार्मर जैसे कपलिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है, एक स्टेज के आउटपुट सिग्नल को अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफर करता है, साथ ही साथ एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में क्या करता है, आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ। तो एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में डीसी आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे फर्स्ट एक स्टेज का जो डीसी सिग्नल है वो अनदर स्टेज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट न करे, उसकी डीसी ऑपरेशन को अफेक्ट ना करे। क्लियर हुआ। तो ये है आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड जो होता है बेसिकली इम्पीडेंस मैचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे एक स्टेज का जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो अनदर स्टेज के लो इनपुट इम्पीडेंस से परफेक्टली मैच हो जाता है। परफेक्टली मैच होने की वजह से क्या होता है, प्रीवियस स्टेज की जो गेन है वो क्या रहता है, प्रॉपरली मेंटेन रहता है। गेन की वैल्यू प्रॉपरली मेंटेन रहने से उसकी वोल्टेज गेन एज वेल एज पावर गेन की वैल्यू है वो क्या होता है, हाई मिलता है। क्लियर हुआ। तो चलो इसकी सर्किट का हम यूज़ करें। इफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर कपलिंग ऑफ एम्पलीफायर डिवाइस स्टेजेस देन सच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्लियर हुआ। तो ये ऐसा होगा, ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग, चलो पहले मैं वो बना देता हूँ सर्किट, फिर हर एक की स्टेज की फंक्शन, हर एक एलिमेंट की फंक्शनैलिटी को पढ़ लेंगे। ये R1, ये R2 वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है, ये प्लस VCC,
ये है आपका, इसको P लिख देता हूँ प्राइमरी वाइंडिंग के लिए, इसको दे देता हूँ मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। क्लियर हुआ? तो ये आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, मैंने आपको पहले बताया भी था। ठीक है, एम्पलीफायर सर्किट कंटेन्स मोर देन एम्पलीफायर स्टेजेस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्लियर हुआ? तो ये आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों ट्रांजिस्टर है, दोनों ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। दोनों जो ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, और जब भी कोई ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड में ऑपरेट करता है ऑलवेज वो एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह वर्क करता है। क्लियर हुआ? तो Q1 और Q2 दोनों NPN ट्रांजिस्टर है जो कि कॉमन इमीटर मोड में ऑपरेट कर रहे हैं, और जब भी कोई ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड में ऑपरेट करता है ऑलवेज वो एक एम्पलीफायर सर्किट की तरह वर्क करता है। क्लियर हुआ? R1 और R2 का कॉम्बिनेशन बेसिकली एक बाइसिंग नेटवर्क है, जो कि एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग है। बेसिकली ये जो बाइसिंग जो नेटवर्क जो रहता है वो क्या करता है, ट्रांजिस्टर सर्किट को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में मेंटेन करके रखता है, जिससे कि वो इनपुट AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस्ड रहे। जब वो इनपुट AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस्ड रहेंगे तभी वो इनपुट AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को इक्वली क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। क्लियर हुआ? तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन या फिर इक्वल एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए ट्रांजिस्टर को क्या होना चाहिए, ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए। ट्रांजिस्टर को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड होने के लिए ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, बाइसिंग नेटवर्क का यूज़ करते हैं, जो कि सूटेबल या फिर प्रॉपर बाइसिंग प्रोवाइड करेगा, ताकि इस ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 का जो इनपुट है वो ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड रहे। जब दोनों इसका इनपुट है ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा तभी ये इनपुट AC सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को इक्वली क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। क्लियर हुआ? अब देखो RE यहाँ पर क्या है, हाई वैल्यू का इमीटर रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। बेसिकली हाई वैल्यू की इमीटर जो रेजिस्टेंस जो होता है एक क्या होता है, स्टेबलाइजेशन रजिस्टर होता है, और ये जो स्टेबलाइजेशन जो रजिस्टर होता है बेसिकली इस ट्रांजिस्टर को क्या करता है, प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ताकि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का Q पॉइंट है, ऑपरेटिंग पॉइंट है, वो प्रॉपर पॉइंट, उसकी ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो क्या रहे, फिक्स रहे, और इनपुट AC सिग्नल का क्या कर सके, ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन कर सके। तो प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हाई वैल्यू का स्टेबलाइजेशन रजिस्टर का यूज़ करते हैं। होता क्या है कि ट्रांजिस्टर जो होता है बेसिकली टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होता है। ट्रांजिस्टर में उसकी बॉडी की टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, उसमें कलेक्टर लीकेज करंट की वैल्यू चेंज हो जाता है। कलेक्टर लीकेज करंट की वैल्यू चेंज होने से उसकी कलेक्टर करंट चेंज होता है। कलेक्टर करंट की वैल्यू चेंज होने के कारण ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट वेरी करता है, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट होने से क्या होता है, एम्पलीफिकेशन है, इसकी ऑपरेशन परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। तो अफेक्टेड ना हो, टेम्परेचर के कारण उसकी ऑपरेशन में अननेसेसरी अनवांटेड है वो चेंजेस ना हो करके उसमें हाई वैल्यू के इमीटर रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। CC आपका क्या है, कपलिंग डिवाइस है। ठीक है, इनपुट ये CC जो है, ये CC क्या है, आपका DC ब्लॉकिंग कैपेसिटर है बोल सकते हो। ये आपका Vin क्या है, इनपुट AC सिग्नल, वह वीक AC सिग्नल है जिसकी एम्पलीट्यूड को हमें क्या करना है, डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक क्या करना है, एम्पलीफाई करना। तो इस वीक AC सिग्नल Vin में प्रेजेंट अनवांटेड DC को ब्लॉक करके
प्योर एसी को पास करने के लिए कपलिंग कैपेसिटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वी इन में प्रेजेंट अनवांटेड डीसी को ये ब्लॉक करेगा और एसी को पास करके इसके इनपुट में क्या कर देगा, वो अप्लाई कर देगा। क्लियर हुआ। प्लस वीसीसी यहाँ पर यूज किए हैं। प्लस वीसीसी एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज। होता क्या है कि हर एक एम्पलीफायर को या फिर हर एक डिवाइस को उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी, उससे प्रॉपर ऑपरेशन को अचीव करने के लिए उसे कुछ अमाउंट में एक्सटर्नल डीसी की आवश्यकता होती है। वही एक्सटर्नल डीसी इसमें किस फॉर्म में दिया जा रहा है, एक्सटर्नल डीसी बायसिंग सप्लाई वोल्टेज के फॉर्म में दिया जा रहा है। क्लियर हुआ। तो सीई इमीटर बाईपास कैपेसिटर हाई वैल्यू की आपका एसी सिग्नल को बाईपास करने का काम करता है, क्योंकि ये इमीटर बाईपास कैपेसिटर सीई जो होता है वो एसी सिग्नल के लिए लो रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि एसी सिग्नल है बाईपास हो सके। क्लियर हुआ। तो ये दो एम्पलीफायर स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर Q1 और इट्स एसोसिएट विथ इट्स एलिमेंट विथ दिस आठ एलिमेंट्स makes amplifier stage, and transistor Q2 with all these elements makes second amplifier stages. To connect the amplifier stages we are using ट्रांसफार्मर। यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग P है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग P को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग S जो है उसको हम नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर के इनपुट से कनेक्ट किए हैं। क्लियर हुआ। तो होता क्या है, यहाँ पर P जो है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, जिसे कलेक्टर टर्मिनल पर एक रिएक्टिव लोड की तरह यूज़ किए हैं। तो ट्रांसफार्मर P के प्राइमरी वाइंडिंग P के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा, वो डेवलप्ड जो वोल्टेज होता है म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना के थ्रू इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पे इंड्यूस हो जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे ही इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट की तरह एक्ट कर रहा है। क्लियर हुआ। तो एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं, एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर कपलिंग ऑफ आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू इनपुट ऑफ अनदर स्टेज। क्लियर हुआ। तो ट्रांसफार्मर का ही यूज हम क्या करते हैं, एक स्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट को अनदर एम्पलीफायर के इनपुट से कनेक्ट करने के लिए हम करते हैं। क्लियर हुआ। तो P यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग है। प्राइमरी वाइंडिंग P जो है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को रिएक्टिव लोड की तरह यूज हो रहा है, और इस प्राइमरी सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन से जो डेवलप्ड वोल्टेज होगा, वो डेवलप्ड जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट एम्पलीफायर में इनपुट की तरह अप्लाई होगा। क्लियर हुआ। तो आई थिंक यहाँ पर कुछ नहीं, ट्रांसफार्मर यूज हुआ है, तो ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, यहाँ पर एक फर्स्ट स्टेज के Q1 जो एम्पलीफायर है उसमें प्राइमरी जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का वो रिएक्टिव लोड की तरह यूज हुआ है, और ये सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसको हम नेक्स्ट एम्पलीफायर के इनपुट से जोड़े। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, दोनों क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना के थ्रू क्या है, वो म्यूचुअली क्या है, कनेक्टेड है। फिजिकली कनेक्टेड नहीं रहता, म्यूचुअली कनेक्टेड रहता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग एस के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होगा, वो डेवलप्ड जो वोल्टेज है उसको हम अनदर एम्पलीफायर में इनपुट की तरह क्या करेंगे, अप्लाई करें। तो बेसिकली यहाँ पर यूज्ड जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, एम्पलीफायर स्टेजेस को कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में जो भी वोल्टेज डेवलप होगा, उस डेवलप्ड वोल्टेज को अनदर एम्पलीफायर स्टेज में ट्रांसफर करने का काम करता है। एक और काम करता है, ये जो ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली इस एम्पलीफायर स्टेज और इस एम्पलीफायर स्टेज, दोनों एम्पलीफायर स्टेजेस को क्या करेगा, डीसी आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा, ताकि फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर का डीसी सिग्नल है उन अनदर स्टेज के परफॉर्मेंस को अफेक्ट ना करे।
क्लियर हुआ। तो एम्पलीफायर स्टेजेस को डीसी आइसोलेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ एक स्टेज के आउटपुट को अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफर करने का ये क्या करता है, काम करता है। तो आरसी कपलिंग के रिस्पेक्ट में ये जो है वो प्रॉपर मैचिंग प्रोवाइड करता है, इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं, तो ये बेसिकली ये ट्रांसफार्मर यूज़ करने से क्या हो जा रहा है कि इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरसी कपल्ड के रिस्पेक्ट में इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो लो हो जा रहा था, तो इसका इफेक्टिव लोड की वैल्यू कम होने से कम हो जा रहा था। तो कम ना हो करके क्या होगा, ये सेकेंडरी जो स्टेज है बेसिकली अनदर एम्पलीफायर स्टेज के इनपुट के साथ परफेक्टली मैच होता है, जिससे इस सेकेंडरी के क्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज है वो कम्प्लीटली अनदर एम्पलीफायर में इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर डीसी आइसोलेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ आपका एसी सिग्नल है उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर भी करता है, साथ साथ एम्पलीफायर स्टेजेस में एम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, ताकि लो इम्पीडेंस वाले किसी भी डिवाइस को लोड को क्या कर सके, प्रॉपरली कनेक्ट कर सके। तो क्या होता है, इसके इम्पीडेंस प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, ताकि लो इम्पीडेंस वाले किसी लोड को क्या कर सके, इससे कनेक्ट किया जा सके। क्लियर हुआ। तो ये ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर जैसे डिवाइस को एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ। ये ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है, इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। इम्पीडेंस मैचिंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है, इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, सो दैट लो इनपुट impedance load can be connected क्लियर हुआ। तो क्या होता है, ये इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है ताकि लो इनपुट इम्पीडेंस वाले किसी भी लोड को क्या किया जा सके, कनेक्ट किया जा सके। तो इम्पीडेंस मैचिंग से क्या होता है कि कोई भी, जैसा कि हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़े हैं, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है इम्पीडेंस मैचिंग की प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र क्या बोलता है कि कोई भी सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफ़र तभी होगा जब सोर्स का इम्पीडेंस है वो लोड इम्पीडेंस से परफेक्टली क्या होंगे, मैच होंगे। वैसे यहाँ पर भी है कि जब इसका इम्पीडेंस है, जब तक इसका इम्पीडेंस है, इसके इनपुट इम्पीडेंस से परफेक्टली मैच नहीं होगा, दोनों की इम्पीडेंस की वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट और इक्वल नहीं होंगे, तब तक यहाँ पे डेवलप्ड जो पावर है कम्प्लीटली नेक्स्ट स्टेज के इनपुट पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ। तो अगर आपको इम्प्रूव्ड पावर गेन चाहिए, अगर इम्प्रूव्ड वोल्टेज गेन चाहिए, तो हर एम्पलीफायर स्टेजेस के साथ क्या होना चाहिए, परफेक्टली इम्पीडेंस मैचिंग होना चाहिए, ताकि वन स्टेज के जो आउटपुट इम्पीडेंस है उसको अनदर स्टेज के लो इनपुट इम्पीडेंस के साथ परफेक्टली मैच हो जाए। क्लियर हुआ। तो इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है ताकि वन स्टेज का जो पावर है कम्प्लीटली अनदर स्टेज में क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके। क्लियर हुआ। अब चलो इसकी मैं तो सर्किट डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 2 स्टेज ट्रांसफार्मर कपल्ड यूज़ किया हूँ। तो ध्यान ये रहे कि मोर देन 1 स्टेज एम्पलीफायर सर्किट इज कॉल्ड मल्टी स्टेज। कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर 3, 4, 5 स्टेज ड्रॉ करना, क्योंकि सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ते जाएगा। कोई भी प्रैक्टिकल मल्टी स्टेज में तो 6 और मोर देन 6 स्टेजेस है वो यूज़ होता है, बट एग्ज़ाम में आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर एक से अधिक स्टेज अगर आप यूज़ कर लिए तो वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। क्लियर हुआ। तो ये एम्पलीफायर स्टेजेस हैं। एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर जैसे कपलिंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। क्लियर हुआ। अब देखो इस ऑपरेशन को देखते हैं हम। ये वी इन है। वी इन क्या है,
एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल, वह एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल है जिस एक्सटर्नल इनपुट एसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को डिजायर्ड एम्पलीट्यूड तक क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्लियर हुआ? तो इस एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफायर सर्किट में अप्लाई करते हैं, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर सर्किट में। तो इस इनपुट एसी सिग्नल में प्रेजेंट डीसी सिग्नल क्या होता है, इस कपलिंग कैपेसिटर से क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इनपुट एसी सिग्नल इस कपलिंग कैपेसिटर से क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। कपलिंग कैपेसिटर से ब्लॉक्ड हो जाता है, डीसी सिग्नल कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। बट इस सिग्नल में प्रेजेंट एसी है वो ट्रांजिस्टर Q1 के इन बेस पर क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। तो वी इन को मैं क्या बताया, इनपुट एसी सिग्नल। वी इन क्या है, वह इनपुट एसी सिग्नल है जिसकी स्ट्रेंथ को हमें डिजायर्ड एम्पलीट्यूड लेवल तक क्या करना है, इंक्रीज करना। ठीक है, तो इस वीक इनपुट एसी सिग्नल को ट्रांजिस्टर Q1 में हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो इस इनपुट एसी सिग्नल में प्रेजेंट डीसी कंपोनेंट को इनपुट डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। बस इस इनपुट सिग्नल में प्रेजेंट ऑल एसी कंपोनेंट है और ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पर क्या हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। जैसे ही ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पर एम्पियर होंगे, ट्रांजिस्टर Q1 है वो कंडक्ट हो जाता है। Q1 के कंडक्ट होने से ट्रांजिस्टर Q1 है वो टर्न ऑन हो जाता है। टर्न ऑन होकर के क्या होता है कि एम्पलीफायर की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। क्लियर हुआ? एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। तो एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल जो होता है वो ट्रांजिस्टर Q1 के प्राइमरी वाइंडिंग के, ट्रांजिस्टर के आपका रिएक्टिव लोड दैट मीन्स ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग P के अक्रॉस डेवलप्ड हो जाता है। P के अक्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज जो होता है म्यूचुअली कपल्ड हो जाता है। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना के कारण ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग S पे अपीयर होता है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग S पे जो अपीयर्ड वोल्टेज है फाइनली नेक्स्ट ट्रांजिस्टर Q2 में इनपुट के फॉर्म में अपीयर हो जाए। ट्रांजिस्टर Q2 के इनपुट पर अपीयर्ड सिग्नल के कारण Q2 है वो टर्न ऑन हो जाता है। Q2 के टर्न ऑन होने से ट्रांजिस्टर Q2 है कंडक्ट हो जाता है। Q2 कंडक्ट हो जाता है जिससे Q2 है वो एम्पलीफायर की तरह वर्क करना शुरू कर देता है। ट्रांजिस्टर Q2 है इस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाइड आउटपुट जो सिग्नल है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग P के अक्रॉस क्या होता है, डेवलप्ड। P के अक्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज है म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना के कारण ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर अपीयर हो जाता है। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर अपीयर्ड जो वोल्टेज है उसको अगेन क्या करते हैं, कपल करके हम नेक्स्ट अनदर एम्पलीफायर स्टेज में हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअल में जो ट्रांसफार्मर जो है वो एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के साथ साथ एम्पलीफायर स्टेजेस के बीच में प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड कर रहा है, जिससे एक एम्पलीफायर स्टेज का डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज है वो कंप्लीटली अनदर एम्पलीफायर स्टेज में क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो एक एम्पलीफायर स्टेज का आउटपुट है कंप्लीटली ट्रांसफर होकर अनदर स्टेज एम्पलीफायर में चला जा रहा है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है जिससे एक स्टेज का आउटपुट सिग्नल है कंप्लीटली ट्रांसफर होकर दूसरे स्टेज में इनपुट के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। क्लियर हुआ? तो ये है, तो सिंपल यहाँ पर ये भी अपने आप में एम्पलीफायर है। ट्रांसफार्मर को यूज़ किए तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि कलेक्टर टर्मिनल से कनेक्टेड है। कलेक्टर टर्मिनल पे कनेक्टेड जो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है वो एक्चुअल एम्पलीफायर में लोड की तरह एक्ट कर रहा है, बट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है वो अनदर एम्पलीफायर Q2 के लिए किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इनपुट की तरह। तो एम्पलीफायर स्टेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, ट्रांसफार्मर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो बेसिकली ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज का यूज़ हम प्रॉपर में इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है और इसकी गेन की जो वैल्यू है वो RC कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के रिस्पेक्ट में हायर होता है। इस कारण इस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का यूज़ हम पावर एम्पलीफिकेशन पर्पस के लिए करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर
एम्पली पावर एम्प्लीफिकेशन, इट इज़ यूज्ड फॉर पावर एम्प्लीफिकेशन पर्पस। बेसिकली ये जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, पावर एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर पावर एम्प्लीफिकेशन पर्पस। क्यों पावर एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होगा, क्योंकि इस केस में इसका वोल्टेज गेन भी हाई होता है, हायर वोल्टेज गेन। इस केस में इसका पावर गेन, वोल्टेज गेन हायर होता है, हायर वोल्टेज गेन। साथ साथ इसकी क्या होता है, पावर गेन की वैल्यू भी क्या होता है, हाई होता है। तो हायर वोल्टेज गेन, हायर पावर गेन होने के कारण ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पावर एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। साथ साथ ये क्या करता है, सूटेबल, क्या प्रोवाइड करता है, सूटेबल और प्रॉपर इम्पिडेंस मैचिंग। सूटेबल इम्पिडेंस मैचिंग इज अचीव्ड। ठीक है, इसमें सूटेबल इम्पिडेंस मैचिंग होता है, जिससे वन स्टेज का जो पावर है कंप्लीटली अनदर स्टेज में क्या हो जाता है, ट्रांसफर। तो एक स्टेज के पावर को कंप्लीटली अनदर स्टेज में अगर ट्रांसफ़र करना है तो एक स्टेज का आउटपुट इम्पिडेंस को अनदर स्टेज के इनपुट इम्पिडेंस के साथ क्या होना चाहिए, परफेक्टली मैच्ड होना चाहिए। तो सूटेबल इम्पिडेंस की इम्पिडेंस मैचिंग फैसिलिटी प्राप्त होता है। इस कारण हम इसको ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर को जनरली हम पावर एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज गेन का वैल्यू भी हाई होता है, पावर गेन की वैल्यू भी क्या होता है, हाई होता है। क्लियर हुआ। तो होता क्या है यहाँ पर, जो सेकेंडरी जो स्टेज जो होता है, ये आपका सूटेबल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। सूटेबल ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, मतलब मान लीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ कर लिए, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न, सूटेबल नंबर ऑफ टर्न्स यूज़ करते हैं। तो सूटेबल नंबर ऑफ टर्न सेलेक्ट करके ही इसके रिफ्लेक्टर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब डिज़ायरेबल ले सकते हैं। तो इसका जो इम्पिडेंस जो होता है वो इसके इनपुट इम्पिडेंस से क्या होता है, मैच्ड होता है। तो इसके क्रॉस जो डेवलप्ड वोल्टेज है वो कम्प्लीटली इसमें इनपुट के फॉर्म में क्या हो जाता है, ट्रांसफर। इस ट्रांसफर्ड पावर इनपुट सिग्नल को ट्रांजिस्टर Q2 एम्पलीफाई करता है, और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस अपीयर हो जाता है। अगेन म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना के कारण इसके सेकेंडरी पर भी एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। उस इंड्यूस्ड वोल्टेज को फिर अनदर हम स्टेज में हम इनपुट के फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दें। क्लियर हुआ। तो ये है आपका, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा हर एक चीज़। ये ट्रांसफार्मर लोड की तरह प्राइमरी है, सेकेंडरी के थ्रू हम इसको कपल कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर का यूज़ एम्पलीफायर स्टेजेस को कपल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। क्लियर हुआ। तो ये है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। चलो एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर लोड की तरह हम तो कोई रजिस्टर तो यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है। तो लोड में हम तो ट्रांसफार्मर यूज़ किए, जिसमें ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है वो लोड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग लोड की तरह एक्ट कर रहा है, इस वजह से इसमें पावर का जो लॉस है वो क्या होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर मतलब कॉइल, और कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आइडियली ज़ीरो होता है, प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल। तो नेग्लिजिबल अमाउंट में या फिर वेरी स्मॉल अमाउंट में ही पावर क्या होता है, लॉस होता है। तो पावर इज लॉस्ट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट, नो पावर लॉस, ठीक है। इसमें पावर का लॉस नहीं होता। क्यों, ड्यू टू यूज ऑफ रिएक्टिव लोड, ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू यूज ऑफ रिएक्टिव लोड, ठीक है। तो रिएक्टिव लोड यूज होने के कारण नो पावर लॉस, ठीक है, पावर लॉस है वो नहीं होता। पावर की लॉसेस है वो क्या होता है, कम होता है। नो पावर लॉस ड्यू टू यूज ऑफ रिएक्टिव लोड, नो पावर लॉस ड्यू टू यूज ऑफ रिएक्टिव लोड यूज होने के कारण इसमें पावर लॉस नहीं होता। दूसरी एडवांटेज क्या है, ड्यू टू यूज ऑफ रिएक्टिव लोड है, मतलब ट्रांसफार्मर यूज हो रहा है। ट्रांसफार्मर मतलब कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली ज़ीरो,
प्रैक्टिकली वेरी वेरी स्मॉल। तो स्मॉल अमाउंट में इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो स्मॉल अमाउंट में इंटरनल रेजिस्टेंस होने के कारण उसमें पावर की लॉसेस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आइडियल देखे जाए तो जीरो होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट का पावर लॉस होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो एक्सीलेंट, इसमें दूसरा एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग। ठीक है, तो इम्पीडेंस मैचिंग इज अचीव्ड, इम्पीडेंस मैचिंग, एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग। क्लियर हुआ? तो इसमें इम्पीडेंस जो मैचिंग जो होता है वो क्या होता है, एक्सीलेंट होता है। एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग होता है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है। होता क्या है इसमें, देखो ये सर्किट ले लेता हूँ। पी प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, इस प्राइमरी वाइंडिंग पी के अक्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा। इस डेवलप्ड वोल्टेज है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग पे डेवलप होगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग पे जो डेवलप्ड जो वोल्टेज है उसको अनदर एम्पलीफायर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में देते हैं। तो सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उसका जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा वो नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस का क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस और इसका इम्पीडेंस और इसका इनपुट इम्पीडेंस दोनों परफेक्टली मैच्ड होता है। परफेक्टली मैच्ड होने से क्या होता है, इस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस जो भी वोल्टेज डेवलप होता है, जो भी पावर डेवलप्ड होता है, वो डेवलप्ड वोल्टेज या फिर पावर है कंप्लीटली अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में क्या होता है, अपीयर हो जाता है। तो जैसे ही इसमें इनपुट में वोल्टेज सिग्नल अपीयर होता है, अगेन ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट हो जाता है। ट्रांजिस्टर कंडक्ट होने से ये एम्पलीफायर की तरह वर्क करना शुरू हो जाए। फाइनली एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल इसके प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस डेवलप हो जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस डेवलप्ड जो वोल्टेज है उसको वो अगेन सेकेंडरी वाइंडिंग पे म्यूचुअली इंड्यूस होता है। म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड जो वोल्टेज है उसको फिर से अनदर हम एम्पलीफायर स्टेज में फिर से हम इनपुट के फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग है वो नेक्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में इनपुट से कनेक्ट कर रहे हो रहा है, जिससे उसका इम्पीडेंस परफेक्टली मैच हो रहा है। इम्पीडेंस परफेक्टली मैच होने से एक स्टेज का आउटपुट है वो अनदर स्टेज में कंप्लीटली इनपुट के फॉर्म में अपीयर हो जा रहा है। क्लियर हुआ? तो एक्सीलेंट इम्पीडेंस मैचिंग होता है, मतलब फर्स्ट स्टेज का आउटपुट इम्पीडेंस है वो अनदर स्टेज के इनपुट इम्पीडेंस का इक्वल होता है, जिससे फर्स्ट स्टेज का आउटपुट जो सिग्नल कंप्लीटली अनदर स्टेज में इनपुट के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये आपका नो पावर लॉस। अब इसके इम्पीडेंस मैचिंग होता है, इसमें लोडिंग जो इफेक्ट जो होता है, नेक्स्ट स्टेज के इनपुट इम्पीडेंस लो होने से प्रीवियस स्टेज के इफेक्टिव लोड की वैल्यू का रिड्यूस होने वाला फिनोमेना नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज जो मिलता है, आउटपुट वोल्टेज है वो हाई मिलता है। हाई आउटपुट वोल्टेज मिलने से इसके वोल्टेज गेन भी क्या मिलता है, हाई। इट प्रोवाइड्स हायर वोल्टेज गेन। क्लियर हुआ? तो हायर वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है। ये आपका ट्रांसफार्मर कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग की फैसिलिटी होने से और ट्रांसफार्मर को लोड की तरह यूज़ होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि एक सिंगल स्टेज जो एम्पलीफायर जो है वो आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के 2 स्टेज के बराबर वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है। मतलब सिंपल ट्रांसफार्मर को ही लोड की तरह यूज़ होने से उसका गेन है वो इतना इम्प्रूव हो जाता है कि वो 2 टू स्टेज आरसी एम्पलीफायर से क्या करता है कि इक्वल वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है। मतलब एक सिंगल स्टेज ट्रांसफार्मर कपल्ड बोलो और 2 स्टेज का आरसी कपल्ड बोलो, वो दोनों का वोल्टेज गेन क्या होता है, इक्वल होता है। तो ट्रांसफार्मर को लोड की तरह यूज़ करने से इतना फर्क दिखाई पड़ता है कि उसकी वोल्टेज गेन है वो क्या हो जाता है, हायर मिलता है, क्योंकि इसमें पावर की लॉसेस नहीं होता। एक सिंगल ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल स्टेज से जो वोल्टेज गेन जो मिलेगा वो 2 स्टेज आरसी कपलिंग एम्पलीफायर के क्या होगा, बराबर होगा। डिसएडवांटेज देखते हैं इसका।
डिसएडवांटेज तो ये है, एडवांटेजेस अगर डिसएडवांटेज अगर देखें क्या होता है। अब चूंकि इसमें लोड और ट्रांसफार्मर यूज होता है, और ट्रांसफार्मर क्या होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, कॉइल है, तो ट्रांसफार्मर के इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्स एल से शो करेंगे। तो एक्स एल इक्वल टू क्या होगा, 2πf इंटू क्या होगा एल। एफ की वैल्यू चेंज होने से उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। चूंकि ट्रांसफार्मर की जो रिएक्टेंस जो होता है फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होता है, फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव होने के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ना मिल करके क्या होता है, पुअर मिलता है। उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो पुअर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। मतलब गेन वेरीज कंसिडरेबली विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब गेन ऑफ द एम्पलीफायर, गेन ऑफ एम्पलीफायर वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या होता है, वेरी होता है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज एक्टिंग एज अ लोड, तो लोड की तरह एक्ट कर रहा है वो, तो उसकी लोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस 2πfl, एफ अगर वेरी होगा तो एक्स एल वेरी होगा, एक्स एल वेरी होने से उस ट्रांसफार्मर के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज वेरी होंगे, डेवलप्ड वोल्टेज की वैल्यू वेरी होने से कंप्लीट उस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन भी क्या होगा, वेरी होगा। सो गेन ऑफ एम्पलीफायर वेरीज विथ फ्रीक्वेंसी, एम्पलीफायर का जो गेन है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेरी होता है, चेंज होता है। क्लियर हुआ, मतलब पूरा फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ना मिल करके क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो क्या होता है, उसमें वेरिएशन दिखाई देता है। क्लियर हुआ। अब दूसरा, ट्रांसफार्मर को हम कपलिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं। आप सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा डिवाइस है जिसको इंटीग्रेटेड नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब उसको स्मॉलेस्ट अमाउंट में नहीं बना सकते, छोटा से छोटा साइज में एकदम उसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। तो ट्रांसफार्मर का जो साइज अगर देखें तो बल्कि होता है, भारी होता है, वो हेवियर होता है, साइज बड़ा होता है, साथ साथ उसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ हम कपलिंग के लिए कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर का यूज़ कपलिंग की तरह कर रहे हैं, इस कारण उसके साइज है, कंप्लीट एम्पलीफायर का साइज बड़ा हो जाता है, कंप्लीट एम्पलीफायर है वो बल्कि हो जाता है, कंप्लीट मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है वो कॉस्टली हो जाता है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये होगा, साथ ही साथ आपका ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज़ कर रहे हैं, इस कारण उसमें ट्रांसफार्मर के कारण क्या होता है, नॉइस इंट्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं। क्लियर हुआ, HUM बोलते हैं ना। तो नॉइस है वो देखा जाए तो एक प्रकार से उसके कारण उसमें डिस्टॉर्शन प्रेजेंट हो जाता है। तो ये बोल सकते हैं सर्किट इज कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं ड्यू टू यूज ऑफ एक्सपेंसिव और बल्कि ट्रांसफार्मर। सर्किट इज कॉस्टली एज कम्पेयर टू RC कपल। RC कपल के रिस्पेक्ट में महंगा होता है, RC कपल के रिस्पेक्ट में भारी होता है, बड़ा होता है साइज। क्लियर हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ कपलिंग डिवाइस की तरह यूज़ कर रहे हैं, इस कारण। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका डिसएडवांटेज। एप्लीकेशंस अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर कपलिंग यूज हो, ये क्या होगा, बल्कि, एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा, ये सब किसके कारण होता है, ड्यू टू यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। एप्लीकेशन, ठीक है, चूंकि इस सर्किट में क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग मिलता है, तो इम्पीडेंस मैचिंग की फैसिलिटी मिलने के वजह से क्या होता है, इसकी वोल्टेज गेन और पावर गेन हाई होता है। साथ साथ इम्पीडेंस मैचिंग होने के कारण ही इसमें लो इनपुट इम्पीडेंस वाले किसी भी लोड को हम प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग होने से क्या होता है, लो इनपुट इम्पीडेंस वाले किसी भी लोड को हम क्या कर सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इस कारण, ठीक है। लो इनपुट इम्पीडेंस वाले किसी भी किसको क्या कर सकते हैं हम,
लो इनपुट इम्पीडेंस वाले किसी भी लोड को इससे परफेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो इम्पीडेंस मैचिंग की फैसिलिटी होता है, मिलता है इसमें। इस कारण इसको किसकी तरह यूज़ करते हैं, पावर एम्पलीफायर। क्लियर हुआ, दिस इज यूज्ड एज अ पावर एम्पलीफायर। तो जनरली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का जो लास्ट स्टेज हो, मैंने बताया ना 6 और मोर देन 6 स्टेज, ठीक है। तो 6 और मोर देन 6 स्टेजेस यूज होता है प्रैक्टिकली। तो जो फाइनल जो स्टेज होता है, लास्ट जो स्टेज होता है, जिससे हम उस स्टेज के जस्ट बाद हम लोड को कनेक्ट करते हैं। तो जनरली जो लोड यूज़ करते हैं, मान लिया जाए लाउड स्पीकर यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी लाउड स्पीकर का इनपुट इम्पीडेंस है वो वेरी लो होता है। तो उस वेरी लो इनपुट इम्पीडेंस वाले डिवाइस को अगर किसी हाई आउटपुट इम्पीडेंस वाले अगर एम्पलीफायर से अगर हम कनेक्ट करें, तो दोनों की इम्पीडेंस है वो क्या होता है, मिसमैच्ड होता है। दोनों की इम्पीडेंस मिसमैच्ड होने से उस एम्पलीफायर का आउटपुट जो पावर है कंप्लीटली उस लाउड स्पीकर को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ। तो लाउड स्पीकर को ट्रांसफर होने के लिए उसके एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस को लोड के इनपुट इम्पीडेंस का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों को परफेक्टली मैच्ड होना चाहिए। जिस पर्टिकुलर कंडीशन में दोनों का इम्पीडेंस है परफेक्टली मैच्ड हो जाएगा, मैच हो जाएंगे, उसी समय क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज का आउटपुट पावर है और सेकेंड स्टेज में कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करता है, इस कारण हम इसको किसकी तरह यूज़ करते हैं, पावर एम्पलीफायर की तरह इसको यूज़ करते हैं। जनरली मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के आउटपुट स्टेज में या फिर लास्ट स्टेज में यूज़ होता है, ताकि लो इनपुट इम्पीडेंस वाले किसी भी लोड को इसके साथ इंटरफेस किया जा सके। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो आरसी कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग नहीं हो रहा था, इस कारण हम इसको यूज़ नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इम्पीडेंस मैचिंग की फैसिलिटी अचीव करने के लिए हमने ट्रांसफार्मर को किसकी तरह यूज़ किया, यहाँ पर इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड करने के लिए लोड की तरह यूज़ किया। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।